ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। जैसा कि आज हम लोग जैविक जो निक्षेप होते हैं महासागरीय भागों में उसके बारे में जानेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो धरातली निक्षेप होते हैं यानी धरातली भागों से महासागरीय भागों में आते हैं, नदी द्वारा या फिर हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग ने जाना, जिसमें कि आपका क्ले हो गया, सिल्ट हो गया। इसके बाद जो मड होता है यानी जो पंख होता है, पंख कितने तरह का होता है? 3 तरह का, हरी, लाल और नीली। इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। चूंकि वो धरातली भाग से आते हैं सागरी भाग में, इसलिए उनको भूमिज निक्षेप कहते हैं और फिर इनके संयुक्त रूप को महासागरीय निक्षेप कहते हैं यानी ओशन डिपॉजिट। इसी क्रम में हम लोग अब आगे जानेंगे जैविक निक्षेप, यानी कि जो कार्बनिक निक्षेप होते हैं, जो ये जिस तरह के ऐसे डिपॉजिट हैं जो कि स्वयं महासागरों में ही पाए जाते हैं, यानी अगर उसका सोर्स देखा जाए तो महासागर वो स्वयं होते हैं। तो वो बनते कैसे हैं कि जो उस महासागरीय भागों में तली में या किनारे पर जो जीव होते हैं, जैसे मोलस्क हो गए, एक कोश की, बहुकशेरुकी, ये इस तरह के जो जीव होते हैं वो अपने शरीर के ऊपरी भाग में एक खोल का निर्माण करते हैं। तो जब वो मृत प्राय हो जाते हैं, जैसे आपके मूंगे वगैरह हो गए, जब इनके मरने के बाद जब ये डेड हो जाते हैं तो वो एक जगह पे, उनकी जो बॉडी होती है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसमें कई तरह से कुछ चूना प्रधान होते हैं, मतलब कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो जो जीव होते हैं उन्हीं के नाम के आधार पे इनका ये जो निक्षेप है इनका नाम पड़ा है। उसमें कुछ वनस्पतियां भी होती हैं। तो गहराई के आधार पे और जो जीव हैं उनका जो कोश है उसमें जो जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा है जिन तत्वों की, उसके आधार पे नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो जैविक पदार्थ है यानी कार्बनिक पदार्थ है, इसको कितने भागों में बांटा गया है इसको देख लेते हैं। जैविक पदार्थ, तट तलवासी या नेरेटिक पदार्थ, ठीक है। ये तो हो गया। सबसे पहले जो जैविक पदार्थ है उनको 2 भागों में बांटेंगे। एक हो गया तट तलवासी, दूसरा हो गया अगाध सागरी। अगाध सागरी का मतलब गहराई वाले भागों में मिलते हैं, ठीक है। किसमें मिलते हैं? सागर के गहराई वाले भागों में मिलते हैं, ठीक है। इससे ये मतलब हो गया कि तट के पास नहीं मिलते। तट के पास जो जीव या फिर उनके जो अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं वो तट तलवासी या नेरेटिक पदार्थ उनको कहा जाता है। और जो गहरे सागरी भागों में मिलते हैं, इनके नीचे वाले हिस्से में जो मिलते हैं उन्हें पेलेजिक पदार्थ या पेलेजिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गहराई वाला हिस्सा जिसमें आपका पेलेजिक पदार्थ है पाए जाते हैं, यानी जीवों के जो अपशिष्ट भाग होते हैं जब वो मृत प्राय हो जाते हैं उसके बाद इनका निर्माण होता है। इसके बाद देखें तो ये जो पेलेजिक है, मैटर है, ये 2 भागों में फिर बांटा जाता है। तो इसमें जिन चीजों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। एक है चूना प्रधान, ठीक है, ऊज, मतलब जब ये अपशिष्ट हो जाते हैं मरने के बाद, जो तो खोल ऊपरी भाग होता है, जब वो बचे होते हैं तो उनको ऊज नाम दिया जाता है। तो चूना प्रधान यानी कि इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होगी जिस भाग में, उसको चूना प्रधान कहेंगे। एक तो हो ये हो गया और एक हो गया सिलिका प्रधान, ठीक है। इसके बाद जो चूना प्रधान है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है टेरोपार्ट, टेरोपार्ट। अभी हम इस पर काफी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये डिवाइड किया गया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको यहाँ समझ लेना जरूरी है। तो ये है टेरोपार्ट उच्च, जिसमें कि चूने की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, लगभग 80%। इसके बाद है ग्लोबिजेरिना ऊज, इसमें भी चूने की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये जो है ये टेरेपार्ट जीव का नाम है, उसके नाम पे
के आधार पे पड़ा है और ये जो जीव का नाम है वो है ग्लोबिजेरिना ऊज, उसी के नाम पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जीव जो है उन्हीं के नाम के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। इसके बाद सिलिका प्रधान है, यानी कि इसमें सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है रेडियोलेरियन ऊज, ये जो जीव है इन्हीं के नाम के आधार पे रखा गया है, और दूसरा है डायटम ऊज, डायटम। तो ये हो गए, इसमें जो है सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको सिलिका प्रधान बोलते हैं, और इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए चूना प्रधान इनको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब एक एक के बारे में काफी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैविक पदार्थ, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है, कितने उसके प्रकार हैं, हम लोगों ने जान लिया। अब इसको डिटेल में जानते हैं। सागरी जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीवों के जो अवशेष है जब वो मृत प्राय हो जाते हैं और जो वनस्पतियां होती हैं सागरी भागों में, यानी तली में या किनारे पर, वो उसका जो अपशिष्ट भाग होता है उनके इकट्ठा होने के बाद जो है इसका निर्माण होता है, उसको संयुक्त रूप से जैविक पदार्थ बोलते हैं। और इनका जो सोर्स होता है वो महासागर या सागर स्वयं होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। पहला हो गया इसमें तट तलवासी नेरेटिक मैटर, ठीक है। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जो मग्न तट होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं, यानी महासागर के किनारे वाले भागों में ये पाए जाते हैं। सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तट तलवासी पदार्थ बोलते हैं, और ये किनारे वाले भागों में मिलते हैं। इसके बाद इनका जमाव मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तटों पर। मग्न तट मैंने आपको बताया था कि महासागरीय भाग के जो किनारे वाले एकदम भाग होते हैं, जिनका जो उथले होते हैं, छिछले होते हैं और जल में डूबे हुए होते हैं, वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं महाद्वीप के किनारे वाले भागों में। इसके बाद जिन जीव के अवशेष इसमें होते हैं, मोलस्क जीव का कोश, यानी कि ये जो जीव है इसका ऊपरी हिस्सा, यानी ये जो है अपने बॉडी पार्ट के ऊपरी हिस्से में एक कोश का निर्माण करता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और उसके टुकड़े। इसके बाद है रेडियोलेरियन के अस्थिपंजर, चूना प्रधान, अम्ल प्रधान, इस तरह के जो वनस्पति अवशेष होते हैं इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, नेरेटिक मैटर बोलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये महासागरों के या महाद्वीप के किनारे वाले भागों में मिलते हैं, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वहां पे ये मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, इस मैप में ये जो रेड कलर का ये डॉट डॉट दिया गया है, ये आपको नेरेटिक मैटर को बता रहा है, यानी कि ये किनारे वाले भागों में इसका विस्तार पाया जाता है, ज्यादा गहराई में ये नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महाद्वीपीय भाग हो गया किनारे का, और ये महासागरीय भाग हो गया इसका किनारे का। यानी महाद्वीपीय भाग से भी देखें तो ये सीमांत भाग है, और महासागरीय भाग से भी देखें, अगर इसके दृष्टिकोण से देखें तो ये भी सीमांत भाग हो गया। तो ये हो गया आपका नेरेटिक। अगला है, इस तरह से ये मोलस्क जीव, इस तरह के जो जीव होते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये अपने ऊपरी भाग में, इसमें आप देख सकते हैं
ऊपरी भाग में ये खोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब ये मृत प्राय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये ऊपरी भाग, अवशिष्ट भाग महासागरीय तटों में के किनारे जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें नेरेटिक मैटर बोलते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बो, इस वाले हिस्से में, यानी जो ये ऊपरी खोल वाला हिस्सा, ये कोश आप देख रहे हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। आगे चलते हैं। अब तो ये तो हो गया आपका नेरेटिक मैटर, जो कि ज्यादा गहराई में नहीं मिलते हैं, महासागरों या महाद्वीप के किनारे वाले भाग में मिलते हैं, जहां पे सागरी भाग छिछला होता है लेकिन जल में डूबा हुआ होता है। इसके बाद है अगाध सागरी यानी गहराई वाले भागों में। अभी तक तो हम लोग किनारे वाले भाग में यानी ज्यादा गहरा वो नहीं होता था, लेकिन अब जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो है अगाध सागरी यानी कि पेलेजिक मैटर। ये गहराई वाले भागों में मिलते हैं। सागरी तली में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थ। शैवाल यानी जो देशी भाषा में इनको जो मूंगा होता है, वो एक जीव होता है। मतलब जब वो डेड हो जाता है तो उसका जो खोल होता है उसको निकाल के लोग यूज में लाते हैं, लेकिन यहाँ पे सागरी तली में मिलने वाले शैवाल से निर्मित, इससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे इसका निर्माण होता है। इसके बाद ये पंख यानी मड के बारे में मैंने आपको बताया था, के रूप में मिलते हैं, मड के भी रूप में ये मिलते हैं, और इनको ऊज कहा जाता है। ऊज क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था। दो प्रधान रूप से मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया। मात्रा के आधार पर मतलब कि जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा है या फिर जिसमें सिलिके की मात्रा ज्यादा है, उसके आधार पर इनको जिनका जो प्रकार किया गया है, इनको जिन भागों में बांटा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है चूना प्रधान। मैंने आपको बताया था इसमें चूने की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, चूने की मात्रा अधिक होती है। इसकी स्थिति 1000 से 2000 फैदम, और फैदम मैंने आपको बताया था कि महासागरीय गहराई को ज्यादातर फैदम में मापते हैं, और एक फैदम में 6 फीट होता है, मैंने आपको बताया था। तो 1000 से 2000 फैदम के बीच में महासागरों की तली में ये पाए जाते हैं। ठीक है, किनारे पर नहीं। इसको याद रखिएगा कि जो पेलेजिक मैटर है वो गहराई वाले भागों में मिलते हैं। ठीक है, 1000 से 2000 फैदम की गहराई में ये मिलते हैं। इसके बाद है प्रमुख जीव के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया टेरोपार्ट, एक हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गहराई वाला हिस्सा है महासागरों का, ये ऊपरी हिस्सा हो गया, और ये नीचे गहराई वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके तली में ये छोटे छोटे इस तरह के जो जीव है, ये अपने ऊपरी हिस्से में, अपने शरीर के ऊपरी पार्ट में खोल जैसी आकृति बनाते हैं। तो वही होता है को जब वो डेड हो जाते हैं तो फिर उनके जो अवशिष्ट भाग होते हैं उससे पेलेजिक मैटर का निर्माण होता है। ये गहराई वाले भागों में इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से होते हैं। आगे चलते हैं। टेरोपार्ड ऊज, ठीक है, ये एक जीव का नाम है, उसी के नाम के आधार पे इसका नाम किया गया। इसमें चूने की मात्रा काफी ज्यादा होती है। मोलस्क जीव टेरोपार्ड द्वारा इनका निर्माण होता है, यानी कि जब वो डेड हो जाते हैं तो उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसका जो अपशिष्ट भाग होता है, उससे इनका निर्माण होता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% यानी 80% पाया जाता है। चूने की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जीव कोश बहुत ही पतले होते हैं, इनका व्यास 1.5 इंच होता है।
अयनवर्ती सागरों, यानी अयनवर्ती को मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा, जो मकर रेखा वाले क्षेत्र होते हैं उनको अयनवर्ती भागों में, अयनवर्ती जो रेखाएं होती हैं उनके भागों में उसको रखते हैं। कौन से भाग? कर्क रेखा, मकर रेखा वाले क्षेत्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अयनवर्ती सागरों के गर्म जल में 300 से 1000 फैदम की गहराई के बीच मूंगे वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। मूंगा मतलब कोरल रीफ, जैसा कि ये भी एक प्रजाति का जीव है जो कि एक अपने ऊपरी हिस्से में एक खोल का निर्माण करता है, उसमें जीवित रहता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 300 से 1000 फैदम की गहराई के बीच मूंगे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? टेरोपाड। और जो मूंगा यानी कोरल जो रीफ होते हैं इनमें चूने की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद है प्रशांत महासागर के पश्चिमी पूर्वी भागों में इसका वितरण दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि किन किन महासागरों में कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। रूम महासागर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि रूम महासागर यानी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, सागर। इसके बाद है कनारी द्वीप, ठीक है। कनारी द्वीप ये आपका अटलांटिक महासागर में इसकी अवस्थिति है। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन से? टेरोपॉड ऊज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह से इसमें बहुत क्लियर आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से ये जब वो जो जीव होते हैं मोलस्क, वो जब डेड हो जाते हैं तो उनका जो अवशिष्ट भाग होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा महासागरीय तली में। इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे है ग्लोबिजेरिना ऊज। इसमें क्या होता है? ये भी चूना प्रधान होता है, लेकिन ये अलग तरह का जीव होता है। उसके नाम के आधार पे इसका नाम रखा गया है। ग्लोबिजेरिना जीव के कोष से इसका निर्माण होता है, और जो टेरोपॉड है वो टेरोपॉड जीव के कोष से उसका निर्माण होता है। और जो ग्लोबिजेरिना है, इसका ये जो जीव है इससे एक नए कोष का निर्माण होता है। उसके नाम के आधार पे इसका नाम रखा गया है। इसका जो रंग होता है दूधिया सफेद होता है, और कैल्शियम इसमें 64.47% पाया जाता है। सिलिका 1.64% मिलता है। खनिज इसमें 3.33% होता है। और खनिज के रूप में अगर देखें तो ग्लाइकोनाइट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर खनिज के रूप में देखें तो इसमें ग्लाइकोनाइट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अटलांटिक महासागर में उष्ण भागों, यानी जो गर्म भाग है, मतलब गर्म भाग, गर्म भाग जो होते हैं अटलांटिक महासागर के गर्म भाग, वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद है पूर्वी हिंद महासागर में और पूर्वी प्रशांत महासागर में अत्यधिक पाए जाते हैं। कितनी गहराई में? 2000 से 4000 फैदम के बीच की गहराई में ये पाए जाते हैं। कौन से जीव? ग्लोबिजेरिना जो जीव होते हैं ये 2000 से 4000 फैदम की गहराई के बीच में पूर्वी हिंद महासागर में और पूर्वी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और अगर आप एक ध्यान से इसको देखें तो पूर्वी हिंद महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर
ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में। आप मैप याद करने की कोशिश करिए, उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के ये जो है काफी नजदीक से लिया गया है, सूक्ष्मदर्शी से ये देखा गया है, तो इस तरह से ये दिखते हैं। यानी जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, उस बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इस तरह से ये दिखता है, ग्लोबिजेरिना ऊज। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसमें आप ये दुधिया रंग का सफेद होता है, इसमें आप देख सकते हैं। ये ऐसे नहीं दिखते हैं, इसको सूक्ष्म दर्शी से देखना पड़ता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है सिलिका प्रधान। अभी तक तो हम लोग जो जिसके बारे में जान रहे थे, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, वो था चूना प्रधान, यानी कि जिसमें चूने की मात्रा काफी ज्यादा होती थी, जिसमें आपका टेरोपॉड और ग्लोबिजेरिना ऊज आता है। इसके बाद है सिलिका प्रधान ऊज। इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है, जल्दी घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि चूने की इसमें कमी होती है, और आपको पता है कि जो चूना होता है वो जल में घुल जाता है, घुलनशील होता है। लेकिन चूंकि सिलिका की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है, इसलिए जल में ये घुलता नहीं है। ठीक है, अतः अधिक गहराई तक ये पाए जाते हैं, और फिर अधिक गहराई में ये भी चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें जल में घुलना तो होता नहीं है, क्योंकि चूने की मात्रा कम होती है। इसके बाद इनका विभाजन किया गया है इनके नाम के आधार पे। पहला है रेडियोलेरियन ऊज। ठीक है, ये जीव है, इन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम किया गया है। रेडियोलेरियन डायटम फोरामिनिफेरा जीव के अवशेष जो होते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, चूने की मात्रा कम होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। उष्ण कटिबंधीय यानी जो गर्म महासागर है, जिसका जल गर्म है, उष्ण यानी जो भूमध्य रेखा के पास वाले जो क्षेत्र हैं, यानी 0 डिग्री से 10 या 5 या 20 या फिर 15 डिग्री तक जो क्षेत्र हैं, उनको ये कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैदम की गहराई तक ये मिलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात आए तो ये दिमाग में रखिएगा कि भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों की बात की जा रही है। कहाँ की? भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों की यहाँ पे बात की जा रही है। गहराई में मिलता है, यानी 2000 से 5000 फैदम की गहराई में मिलता है। और इनमें से प्रशांत महासागर जो है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है। सिलिका की मात्रा जो होती है वो प्रशांत महासागर में काफी ज्यादा पाई जाती है। आगे चलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो रेडियोलेरियन ऊज होता है, इस तरह सूक्ष्मदर्शी से जब इसको आप देखेंगे तो इस तरह से ये दिखेगा। जो जीव होते हैं वो जब मृत प्राय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसके बाद इस तरह से ये दिखते हैं, और फिर यही इकट्ठा होकर रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से इसमें जो है ये है, तो इसमें ऐसे निकला हुआ होता है,
और इसमें बीच बीच में आपको होल दिखेगा। तो ये हो गया अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिससे इसका निर्माण होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है डायटम ऊर्ज। अंत में जो है वो है डायटम ऊर्ज। इसके बाद है इसका जो निर्माण होता है ये सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। और ये पौधे कौन से होते हैं? जो महासागरीय तली में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जैसे रेडियोलेरियन में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, उसी तरह डायटम ऊर्ज में भी सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसको याद रखिएगा। अभी तक तो जो जीव थे उनसे जो ऊर्ज होते थे वो मिलते थे, उनका जो अपशिष्ट भाग होता था, लेकिन यहाँ पे अलग है कुछ। यहाँ पे सूक्ष्म पौधों यानी जो छोटे पौधे होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं बचे हुए या फिर उनका कोई ब्रांच या कुछ भी जब निकल जाता है तो बचा हुआ जो भाग होता है उससे डायटम ऊर्ज का निर्माण होता है। और इसमें सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा होती है। कैल्शियम की मात्रा 3 से 30% यानी 3 से 30% हो सकती है। और उच्च अक्षांशों में ये गहरे सागरी भागों में होते हैं। गहरे सागरी भागों में क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे ये चूंकि चूने की मात्रा कम होती है और ये जल में घुल नहीं पाते हैं, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ वहां नीचे काफी गहराई तक भी ये चले जाते हैं। तो गहरे जो सागरी भाग होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर में 600 से 2000 फैथम की गहराई में ये मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये ज्यादा मिलते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पीले कलर के होते हैं, यानी कि जब ये तली में होते हैं तो पीले कलर के होते हैं, और जब ये थोड़ा सा किनारे वाले भागों में आते हैं तो मटमैले कलर के हो जाते हैं। और जब ये सूख जाते हैं यानी जल के बाहर अगर इनको निकाल लिया जाए तो ये सफेद रंग के जैसा सफेद रंग का जो पाउडर होता है उस तरह से ये दिखने लगते हैं। ये है आपके डायटम ऊर्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो आपके महासागरीय निक्षेप हैं, ओशन डिपॉजिट हैं, जिसमें अभी जो भूमि निक्षेप है उसके बारे में जाना। उसके बाद है जो जीव के कोश के निर्माण, जो जीव के द्वारा जो कोश होता है उसका जो बनता है, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे जिन चीजों का निर्माण होता है, जो ऊर्ज होते हैं, उसके बारे में टेरोपार्ट कौन से चूना प्रधान है, कौन से सिलिका प्रधान है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि जैविक पदार्थ में आते हैं और जो कि स्वयं महासागरों में ही वो पाए जाते हैं, कहीं बाहरी क्षेत्रों से नहीं आते हैं। तो ये तो हो गए जैविक पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ। अब एक और है जो कि अकार्बनिक पदार्थ है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।